क्या मुसीबत है, पता नहीं कब जान छूटेगी पापा आपसे। मोटे तो कब्र में जाके सड़ते हैं और आप यहीं बड़े बड़े बेड पे सड़ रहे हैं। साइमा, सिकंदर की खाने का वक्त हो गया है। तुम्हें कुछ होश भी है? ये लो, इन्हें सूप पिला दो। जब आपने सूप बना ही लिया तो पिला भी दे। अरे मेरे हाथ से कब कुछ ही खाते पीते हैं, तुम्हारी काबू में आते हैं। ये लो सूप, ठंडा हो रहा है। मुझे सूप नहीं पीना, मुझे उबकाई आ रही है। अरे सिकंदर, उबकाई इसलिए आ रही है कि तुम्हारा पेट खाली है। उठो शाबाश, सूप पी लो। और सुनो, मैं तुम्हारी काम से जा रही हूँ, डॉक्टर से मिलना है मुझे। साइमा, पापा का ख्याल रखना। हाँ, जा रही होंगी आप किसी पार्टी में। जाइए जाइए, ऐश कीजिए। मैं मिली हुई ना मुफ्त की नौकरानी, नर्स तो रखेंगे नहीं आप लोग। और आपकी बेटी वो दुबई जाके बैठ गई स्टडी के बहाने से, ताकि सारे काम मुझे करने पड़ जाए। मत करो मेरी खिदमत, हाय मरे तुम्हारे दुश्मन। साइमा, तुम तो हद से बढ़ गई हो। हद से तो बढ़ना था ना, सारी जिम्मेदारी आप लोगों ने मेरे सर पे डाल दी है। सब बहुएं यही काम करती हैं, तुम कोई अनोखी नहीं हो। अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है ना तो जाओ जाके अपने महके बैठ जाओ। माजिद को लड़कियों की कमी नहीं है। खुदा के लिए चुप हो जाओ, मेरा सर फटा जा रहा है। ओहो स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारी डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ। कुछ उन्होंने नई दवाइयाँ बताई हैं, वो लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। एहसान जताती है। चलेंगी आपकी बीवी? पापा, मर क्यों नहीं जाते आप? मर जाएंगे तो जान छूट जाएगी सबकी आपसे। सांसें ही तो चल रही हैं आपकी, और कौन सा वॉशरूम जा सकते हैं आप? सीबत हमें डाली हुई है। बीवी तो ख्याल रखती नहीं है, बहुएं रखें आके ख्याल। साइमा, पापा के लिए फौरन सूप तैयार करो जल्दी से। क्या मुसीबत है? कभी पापा के लिए ये बनाओ, कभी वो बनाओ। तांग आ गई हो तुम्हारे बाप की खिदमत कर करके, खुद की नहीं बना लेते। तुम्हारा बाप एक जिंदा लाश बन चुका है। तुम होश में तो हो साइमा? वो मेरे पापा हैं। पापा, बहुत मोहब्बत आ रही है अपने बाप पे। आओ ना, बनाओ, खुद बनाओ उनके लिए सूप। आहिस्ता बोलो। क्यों ऐसा बोलूं? बड़ा डर है तो पापा का। करो उनके काम आके, जब देखो यहाँ खड़े रहते हो, ये बना दो तो वो बना दो, कोई काम ही नहीं है। और तुम्हारी माँ कहाँ है वैसे? गई होगी कहीं? तुम एक बहुत ही ज्यादा बेहुदा और बदतमीज औरत हो। तो इतने काम करने पड़े तो समझ आए कि बदतमीजी क्या होती है। दवा तक को हजम नहीं होती आपको, और जिद पकड़ी हुई है जिंदा रहूंगा। मर क्यों नहीं जाते आप? दिन रात मैं आपकी गलादत साफ करूं कि उल्टियां उठाऊं। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम चाहती हो कि सिकंदर मर जाए? होश में तो हो तुम, दिमाग तो ठिकाने है तुम्हारा। इतनी मोहब्बत है ना अपने शौहर से, तो करो इनकी खिदमत, पता चल जाएगा तुम्हें भी। दिन रात का अजाब। इनफ इज इनफ साइमा, तुम हद से बढ़ रही हो। जो मुंह में आता है वो बक देती हो। बढ़ रही हूँ मैं हद से? पागल कर दिया तुम लोगों ने मुझे। दिन रात इनकी खिदमत करती हूँ, इनकी गलादत साफ करती हूँ। एक दिन करके देखो तो पता चले। चलो सिकंदर, मैं तुम्हें अंदर लेके चलती हूँ। बस फिक्र मत करो, ठीक हो जाओगे। सिकंदर, सिकंदर आंखें खोलो प्लीज। सिकंदर उठो, आंखें खोलो। जल्दी देखे। डॉक्टर साहब, बस एक क्या की थी फिर? मम्मा हौसला रखें आप। आई एम वेरी सॉरी, इनका इंतकाल हो चुका है। What? पापा, पापा नहीं मर सकते डॉक्टर साहब। पापा तो बिल्कुल ठीक थे, इनका तो प्रॉपर ट्रीटमेंट चला था पापा का। पापा, डॉक्टर साहब, ये पापा ये दिल का निशान कैसा है? मुझे लगता है ये दवाओं का रिएक्शन है। पापा! सिकंदर, तुम हमें छोड़ के क्यों चले गए? सिकंदर उठो। माजी।
मैं 2 दिन के लिए अपनी बहन के घर क्यों गई? तुमने न जाने क्या किया इनके साथ कि ये इस हालत तक पहुंच गए हैं। मम्मा, आपने देखा सायमा की आंखों से एक आंसू नहीं टपका। फाइनली पापा को इस मनहूस औरत की बददुआएं ले ही गई। जुबान की जहरीली है, वरना सारी खिदमत तो साइमा ही नहीं की थी। मेरे जहन में अब तक पापा के हाथ पे पड़ा वो नील छुपा हुआ है। मम्मा, एक बात पूछूं आपसे, क्या दवाओं के रिएक्शन से जिस्म पे नील पड़ जाते हैं? बिला वजह के वहम ना करो। बस ये सोचो कि अल्लाह ने तुम्हारे पापा की मुश्किल आसान कर दी। वो जिंदा ही कब थे? 5 साल मुस्तकिल अजियत काटी है उन्होंने। बस उनके लिए दुआ करो, और जाने वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। माजिद, सुबह का टाइम हो गया, उठे। अब तबीयत कैसी है आपकी? समझ नहीं आता क्या हो गया मुझे। हर वक्त उपकाइयाँ आती रहती हैं मुझे सायमा। हर वक्त जहन सुन रहता है मेरा। कमाल की बात है, डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा मेरा केस। सिर्फ दवाइयाँ बदल बदल के दिए जा रहा है मुझे। सायमा, मुझे लगता है मुझे किसी बड़े फिजिशियन को दिखाना पड़ेगा। प्रॉपर टेस्ट होंगे तो ही पता चलेगा कि ये मसला क्या है। सायमा, ये नील कैसा है? अरे आप कहीं टकरा गए होंगे, उससे नील पड़ा है, कुछ नहीं है ये देखो सर। पापा के भी ये नील था। सायमा, देखो गौर से। आपको वहम हो रहा है, ये कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही कहीं लग गए होंगे, उससे नील पड़ा है। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? वैसे भी ये सूप पीते रहेंगे ना, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 337 जे के तहत अगर कोई शख्स किसी को जहर देकर उसे नुकसान पहुंचाता है तो उसकी सजा अर्श या ज़मान के साथ 10 साल कैद है। मम्मा, पापा के जो हाथ पे नील था, मेरे बाजू पे वही नील पड़ा हुआ है। मुझे तो कोई चोट भी नहीं लगी, फिर ये निशान कैसा है? मुझे लगता है वो सारी अलामतें मेरे अंदर आ रही हैं जो पापा में थी। तुम कहना क्या चाहते हो? मम्मा, सायमा ही पापा को खाना देती थी और वो ही उनको दवा देती थी, और सायमा ही मुझे ही दोनों चीज़ें देती है। मैं अब भी नहीं समझ पाई, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं अपने टेस्ट करवाऊंगा, तभी पता चलेगा। क्या मेरा शक बिल्कुल सही था, जहर दिया जा रहा है मुझे, और दिया भी मेरी अपनी बीवी ने, जिसको इतना चाहा मैंने। इंस्पेक्टर साहबा, ये है मेरी ब्लड और यूरिन टेस्ट की रिपोर्टें। इसमें वाज़ेह लिखा है कि मुझे पॉइजन दिया जा रहा है। एक्चुअली मेरे पापा को भी स्लो पॉइजन देके कत्ल किया गया था, और अब मुझे जहर दिया जा रहा है। कौन देगा आपको जहर, और किस पर शक है आपको? शक नहीं, यकीन है। मेरी बीवी ही मेरे पापा की कातिल थी, और अब वो मुझे विरासत से हटाने के लिए मुझे स्लो पॉइजन दे रही है।
माजिद साहब, आपने ये इल्ज़ाम लगाया है कि आपकी बीवी आपको स्लो पॉइजन करके मारने की कोशिश कर रही हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि वो स्लो पॉइजन करके पहले ही आपके वालिद साहब को भी कत्ल कर चुकी हैं। आप अदालत को बताना चाहेंगे कि आपको ऐसा शक क्यों है? एक्चुअली जज साहब, मेरी तबीयत अचानक कुछ दिनों पहले ख़राब रहने लगी। मुझे ज़्यादा शक जब हुआ जब मेरी बीमारी की वो सारी अलामत वही थी जो मरने से पहले मेरे वालिद साहब की थी। कौन सी अलामतें? सीने में दर्द, लो ब्लड प्रेशर, घबराहट होती थी, और कभी कभी तो बेहोशी के ऐसे दौरे लगते थे कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था, बेहोश हो जाता था मैं। योर ऑनर, आपके इल्म में ये बात लाना चाहती हूँ कि माजिद साहब की ब्लड स्क्रीनिंग रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई है। योर ऑनर, इनका ब्लड टेस्ट हमने शहर के एक बहुत ही क्रेडिबल हॉस्पिटल से करवाया, और इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक माजिद साहब को एथिलीन ग्लाइकोल पॉइजन देकर मारने की कोशिश की जा रही थी। योर ऑनर, वर्ल्ड ओवर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है कि जब भी खवातीन किसी को कत्ल करने का सोचती हैं तो अमूमन जहर देकर ही कत्ल किया जाता है। और योर ऑनर, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एथिलीन ग्लाइकोल से अभी 2008 का बरतानिया का ही एक केस है जहां पे एक रेडियो रिपोर्टर जेम्स कियोन को उसकी बीवी ने एथिलीन ग्लाइकोल देकर ही मारा था, और योर ऑनर, उसको इस जुर्म की सजा उम्र कैद के तौर पर हुई। माजिद साहब, आपको इससे पहले कभी शक हुआ कि आपकी बेगम आपको या आपके वालिद साहब को जान से मारने की कोशिश कर रही हैं? पापा की सारी देखभाल तकरीबन साइमा करती थी, उनको खाना देना, इवन को उनका दवा भी देना। असल में साहब, मैं तो सारा दिन ऑफिस में रहता था। मम्मी हैं, उनकी कमर में काफ़ी दर्द रहता है। जहाँ तक अपनी आँखों की देखने की बात है तो पापा के इंतकाल से कोई 10-12 दिन पहले की ये बात है। साइमा, क्या मिला रही हुई है? कुछ नहीं, ये वो मैं ना ग्लूकोज मिला रही हूँ। वो ग्लूकोज दूध में डालने से ना पापा की एनर्जी ठीक रहती है। क्या तुम्हें डॉक्टर ने कहा ऐसा करने को? नहीं, वो डॉक्टर ने तो नहीं कहा, लेकिन जब भी मैं पापा को ग्लूकोज डाल के देती हूँ ना तो फिर उनकी तबीयत बेहतर हो जाती है, उनकी एनर्जी अच्छी रहती है पूरा दिन। ओके। माजिद, आपके ख्याल में आपकी बीवी ने आपके वालिद साहब को क्यों कत्ल किया और अब आपको क्यों कत्ल करना चाहती थी? पापा की तीमारदारी एक मुश्किल काम था। वो बिस्तर पर ही लेटे रहते थे। एक्चुअली फालिज की वजह से वो बिल्कुल मफलूज हो चुके थे, जिसकी वजह से ना वो टॉयलेट जा सकते थे। ऑफ कोर्स उनके फिर कपड़े भी ख़राब होते थे, जो कि कोई नौकर या मासी कोई भी वॉश नहीं करता था। और मैं इसे कहता था कि तुम पापा का ख्याल रखा करो, उनके कपड़े धो दिया करो। ये करती तो ज़रूर थी, लेकिन जैसा उसकी वजह से हमारे घर में आए दिन के झगड़े रहते थे। देखो माजिद, मुझे आज़ाद कर दो। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की खिदमत कर करके। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मेरे पापा की जगह तुम्हारे फादर होते तो क्या करती उनका? ज़्यादा इमोशनल बातें मत करो। मैं जानती हूँ तुम मुझे इस वजह से तलाक नहीं देना चाहते कि कहीं तुम्हारे हाथ से मुफ्त की नौकरानी ना निकल जाए, और उसकी ये भी वजह है कि कहीं तुम्हें हक मेरे के पैसे ना देने पड़े। साइमा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हें शेयर करनी है, समझी तुम? लेकिन अब मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ये जिल्लत की जिंदगी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। पापा तो चले गए, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा रिश्ता कभी भी नहीं सही हो सका। जैसा अब ये मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी, तलाक भी लेना चाहती थी, लेकिन ये चाहती थी कि इसको मुझसे कोई माशी फ़ायदा भी हो। मरवाना चाहती थी ये मुझे, प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहती थी मेरी ये, और ये समझती थी कि मेरे लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मेरे मरने के बाद ही हत्या लेगी। लेकिन बेवकूफ़ साइमा, तुम्हें इतना नहीं पता था कि मेरे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी के जो बेनिफिशरी हैं वो मेरे पेरेंट्स थे। माय लॉर्ड, मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस केस के हवाले से। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि माजिद साहब के वालिद सिकंदर साहब का जब इंतकाल हुआ तो किसी किस्म का पोस्टमार्टम तो कराया नहीं गया। वो अपनी नेचुरल डेथ मरे हैं। वो एक उम्र रसीदा शख्स थे और बीमारी की वजह से मरे।
क्या सबूत है इनके पास कि उनको जहर देके मारा गया है, और क्या सबूत है कि वो जहर मेरी क्लाइंट में साइमा नहीं दिया उनको? योर ऑनर, मैं वकील साहब की बात से इत्तेफाक करती हूँ। मरहूम सिकंदर साहब का पोस्टमार्टम होना चाहिए ताकि हकायक क्लियर हो सकें। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मरहूम सिकंदर साहब की कब्र कुशाई करवाई जाए ताकि मालूम किया जा सके उनकी मौत की असल वजह क्या थी, और मेरे ख्याल में माजिद साहब को भी इस बात से कोई एतराज नहीं होगा। अदालत हुक्म देती है कि सिकंदर साहब की कब्र कुशाई करवाई जाए और उनकी लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाए और उसकी तमाम तर रिपोर्ट नेक्स्ट हियरिंग में अदालत में पेश की जाए। मलॉर्ड, मैं माजिद साहब से जिरा की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। माजिद साहब, साइमा साहिबा एक घरेलू खातून है, यू नो, हाउसवाइफ। उनको जहर के बारे में मालूमात कौन देगा, कौन ला के देगा उन्हें जहर? अमूमन जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो इतनी तेज शातिर नहीं होती जो इस किस्म की एक्टिविटीज के बारे में इतना कुछ जानती हो। तो आपको नहीं लगता कि आप कुछ गलत बयानी कर रहे हैं? साइमा एक पढ़ी लिखी लड़की है, और वैसे भी आजकल तो इंटरनेट पर हर किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि हर किस्म का केमिकल जनरल स्टोर्स या मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाता है। माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि माजिद साहब को वहम की बीमारी हो गई है। इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, फिर भी मेरी क्लाइंट पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। योर ऑनर, माजिद साहब को वहम नहीं है। इनकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इस बात की गवाही देती है कि इनके घर में किसी किस्म की वारदात प्लान की जा रही थी, और तो और सर, इनके घर वालों को भी यही शक है। सर, मैं माजिद साहब की वालिदा मिसेस अस्मा को कचहरी में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। अस्मा सिकंदर हाजिर हो। अस्मा, आप अदालत को बताएंगी कि आपको क्यों शक है कि आपकी बहू ने ही आपके हस्बैंड को कत्ल किया? जी, माजिद ने जब अपने शक का इजहार मेरे सामने किया तो मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। मैंने कहा, माजिद, ये तो तुम्हारा वहम होगा बेटा, लेकिन साइमा ऐसे क्यों करेगी? लेकिन जब माजिद की मेडिकल रिपोर्ट में मैंने जहर खाने का सबूत देखा, मैं भी अब यही समझती हूँ कि साइमा ने ही मेरे शौहर को जहर देके मारा है। वो इतने ज्यादा बीमार तो नहीं थे, ठीक है, उन्हें फॉलिज का अटैक हुआ था और वो बहुत बीमार रहने लगे थे। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उन्हें हुआ क्या है, लेकिन वो इतने बीमार भी नहीं थे कि वो हम सब कुछ छोड़ के चले जाते। मैं 2 दिन के लिए अपने रिश्तेदारों के पास इस शहर से बाहर क्या गई। सिकंदर, मैं 2 दिन के लिए अपनी बहन की तरफ जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, और साइमा और माजिद तो हैं ही तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, ठीक है? बस परसों तक आ जाऊंगी। नहीं जाना, तुम जाती हो ना तो मुझे बड़ा डर लगता है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, बस परसों तक की तो बात है। और हाँ सुनो, दवाइयाँ टाइम से ले लेना, ठीक? पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 172 के मुताबिक अगर कोई शख्स अदालती सबूत पर अदालत पर हाजिर नहीं होता तो उसे 6 माह कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। कि उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो हम सबको छोड़ के इस दुनिया से ही चले गए। साइमा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। मैंने तो तुम्हें अपने दिल में जगह दी थी और तुमने मेरे शौहर को ही मार डाला, और उसके बाद मेरे बेटे की जान की दुश्मन भी हो गई, उसे भी जहर देने लग गई। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकती हैं। योर ऑनर, मैं इनकी बेटी अफशा को कटहरे में बुलवाने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त है। यस जज साहब, ये मेरी भाभी, इन्होंने मेरे पापा को मारा है और अब पूरी कोशिश कर रही है कि मेरे भाई को भी मार दें। तो आपके कहने के मुताबिक आपके घर के किचन का कंट्रोल सिर्फ आपकी भाभी के ही हाथ में था और उनके अलावा कोई और किचन में नहीं जाता था, खाना नहीं पकाता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकती हैं।
माय लॉर्ड, हमने अक्सर अखबारों में पढ़ा है कि चूल्हा फटने से बहू हलाक हो गई। इस केस में तो एक नया ही तरीका अपनाया गया है। स्लो पॉइजन और कत्ल का ड्रामा रचाया गया है, और ये सिर्फ मेरी क्लाइंट को रास्ते से हटाने के लिए, ताकि तलाक की सूरत में हक महर की रकम उसको ना दी जाए। माय लॉर्ड, मैं चाहूंगा कि मेरी क्लाइंट यहाँ पे अपना मौक़िफ़ बयान कर दे। मुसम्मा साइमा, तुम अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकती हो। जज साहब, मेरे शौहर ने मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया। मैं अपने ससुर को ससुर नहीं, पापा समझती थी, और मैंने उनकी बहुत खिदमत की, उनके दोनों बच्चों से ज़्यादा, उनकी बीवी से भी ज़्यादा। लेकिन उस खिदमत का मुझे क्या सिला मिला है कि आज मैं यहाँ मुजरिमों की तरह खड़ी हुई हूँ। असल बात यह है कि मेरे शौहर ने मुझे कभी दिल से कबूल नहीं किया। मुझे ससुराल में कभी वो मकाम नहीं मिला जो एक बहू को मिलता है। मुझ पे लगाया गया इल्ज़ाम झूठा है। मैं समझती थी कि मैं घर की इज्जत हूँ, लेकिन इस घर में मुझे नौकरानियों की तरह रखा गया, और आज यहाँ मुजरिम बना के खड़ा कर दिया गया। मैं अपनी ज़िंदगी से इतनी आजिज़ आ चुकी हूँ कि अगर खुदकुशी हराम नहीं होती ना, तो मैं कब की खुदकुशी कर चुकी होती। मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। जब मैं इन हालात से तंग आ गई तो मैंने माजी से तलाक मांगी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, लेनी है तो खुला ले लो, ताकि मुझे हक महर ना देना पड़े। इसी वजह से ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पर। माय लॉर्ड, मेरी इस मुअज़्ज़ज़ अदालत से गुजारिश है कि मेरी क्लाइंट साइमा साहिबा को बेल ग्रांट कर दी जाए। ये अदालत मुल्ज़िमा साइमा की मुबलिग 1 लाख रुपए की ज़र ज़मानत कबूल करती है, और इसके साथ साथ इस्तग़ासा को भी इस बात की तंबीह की जाती है कि वो नेक्स्ट हियरिंग में मज़ीद ठोस शवाहिद अदालत को फराहम करें। इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न नाउ। माजिद, तुमने कब्र कुशाई की इजाज़त देकर अच्छा नहीं किया। सिकंदर जब जिंदा थे तब भी वो इतनी अजियत में थे, तो मरने के बाद भी उनकी लाश के साथ चीर फाड़ की जाएगी। उन्हें कब्र में तो सुकून मिलना चाहिए था। मामा, आप नहीं चाहती कि साइमा अपने अंजाम तक पहुंचे? उसने मेरे बाप को कत्ल किया है मामा, मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। हाँ मामा, आप ये क्यों भूल गई कि वो मुझे भी धीरे धीरे मौत की तरफ लेकर गई है। अगर मैं बर वक्त अपने टेस्ट नहीं कराता तो बिस्तर पर पड़ा पड़ा मामा मैं भी मर जाता। और वैसे भी आपको पता है, मेरे मरने के बाद वो आपको और अफशा को भी नहीं छोड़ती। फिर आपको पता चलता कि मैंने ये स्टेप क्यों उठाया है। मुझे धमकियां मत दो। हिम्मत है तो सामने आओ। कौन हो तुम? नाम बताओ अपना। मुझे इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हो? क्या अगवा कर लोगे? मुझे आइंदा फोन मत करना, नहीं तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। मामा, कौन है ये? कौन आपको धमकियां दे रहा है ये? कुछ नहीं बेटा, मैं हैंडल कर लूंगी, तुम परेशान मत हो। कहीं साइमा तो नहीं है इसके पीछे? योर ऑनर, माजिद साहब का शक दुरुस्त साबित हुआ। सिकंदर साहब की कब्र कुशाई के बाद उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जो अदालत में जमा करा दी गई है। योर ऑनर, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिकंदर साहब को भी वही जहर दिया जा रहा था, एथिलीन ग्लाइकोल, जो कि माजिद साहब को भी दिया जा रहा था। योर ऑनर, इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुल्जिमा की जमानत को मंसूख किया जाए और इसे जुडिशल कस्टडी में दिया जाए। माय लॉर्ड, पॉइजनिंग की शवाहिद मिलने का ये मकसद कतई नहीं है कि मेरी क्लाइंट साइमा को मुजरिम करार दिया जाए। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ इस्तगासा से कि जब तक वो इस बात का ठोस सबूत पेश नहीं कर देते कि मेरी क्लाइंट साइमा ने सिकंदर साहब को पॉइजन देके मारा है, उस वक्त तक तो किसी भी किस्म की कार्रवाई का जवाब ही पैदा नहीं होता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर सिकंदर की मौत तबई नहीं थी,
बल्कि ये एक मर्डर था। लिहाजा इस सिलसिले में अदालत हुक्म देती है कि एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए जो कि नेक्स्ट हियरिंग में तमाम हक़ाइक़ अदालत के सामने पेश करे। इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न नाउ। इंस्पेक्टर साहबा, मेरी मम्मा सुबह रोटरी क्लब की मीटिंग अटेंड करने गई थी। दोपहर में तो उनको आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तक उनका कुछ पता नहीं है। मोबाइल भी कंटिन्यूसली उनका ऑफ जा रहा है। सब मिलने जुलने वाले से पता कर लिया, कुछ पता नहीं चला मम्मा का। आपकी वालदा ड्राइवर के साथ गई थी? ड्राइवर क्या छुट्टी होती है, मम्मा को ड्राइव कर लेती हैं। मुझे यकीन है कि इसके पीछे भी मेरी बीवी साइमा का हाथ है। कुछ दिनों से मेरी मम्मा को धमकियाँ हमेशा फ़ोन आ रहे थे, ख़तरनाक धमकियाँ दे रहा था कोई मम्मा को। और इंस्पेक्टर साहबा, जब साइमा को मैंने अरेस्ट करवाया था तो उसके बाद उसके भाई शकील ने भी मुझे धमकियाँ देनी शुरू कर दी थी। प्लीज़ आप कुछ करें, मेरी मम्मा को आप। हेलो मिस्टर माजिद। जी बात कर रहा हूँ। आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। हमें आपकी वालदा की कार एक वीरान इलाके से मिली है। और मुझे ये बताएं मम्मा कहाँ पर है, उनका कुछ पता चला? नहीं, आपकी वालदा का अभी तक कुछ पता नहीं चला। कार से हमें कुछ ब्लड स्टेन्स मिले हैं और एक मोबाइल सिम मिली है। लगता है खून अगवा में मज़ाहमत करने पर निकला है। और अगवाकार आपकी वालदा की मोबाइल सिम वहीं फेंक कर मोबाइल अपने साथ ले गए। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने साइमा के घर पर छापा मारा? जी हाँ, मगर आपकी वालदा वहाँ नहीं मिली। हाँ, मगर आपकी वाइफ के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। चले, बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी देर पहले माजिद साहब का फ़ोन आया था, बहुत परेशान है। क्या कह रहे थे? वही कि उनकी वालिदा ट्रेस नहीं हो पा रही, इतने दिन हो गए। हालांकि अस्मा साहिबा की गाड़ी मिल गई है और गाड़ी में से उनका सेल फ़ोन तो नहीं मिला, लेकिन सेल फ़ोन में से सिम निकाल के किसी ने गाड़ी में फेंकी हुई थी। वैसे एक तरीका है उन्हें ट्रेस करवाने का। वो कैसे मैम? इंस्पेक्टर साहिबा को बोलो कि जो हमें सिम मिली है ना, उसके सर्विस प्रोवाइडर से बात करें कि अगर उस फ़ोन का हमें IEMI नंबर ट्रेस करवा के बता दें तो फिर हम वो नंबर बाकी तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स को दे सकते हैं और उससे हमें जब भी वो फ़ोन ऑन होगा तो हम लोकेट कर पाएंगे कि किसके ज़रिए इस्तेमाल है। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 362 के तहत किसी शख्स को अगवा करके हब्से बेजा में रखने की सज़ा 7 साल कैद और जुर्माना है। सेक्शन 365B के तहत किसी औरत को अगवा करने की सज़ा उम्र कैद और जुर्माना है। आमना साहिबा, हमें IMEI नंबर से अस्मा साहिबा के सेल फोन का सुराग मिल गया है। आपका ख्याल दुरुस्त था, अगवाकारों ने वो सेल फोन मार्केट में बेच दिया है। वो फ़ोन काफ़ी महंगा था और उसके काफ़ी अच्छे पैसे मिल गए होंगे। हमने उस नंबर पर रिंग किया जो सिम उस मोबाइल में इस्तेमाल हो रही थी। वो नंबर किसी मिसेस वक़ार के इस्तेमाल में है और वो लाहौर में रहती हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त खबर है, वंडरफुल प्रोग्रेस। अब आप एक काम करें, लाहौर पुलिस से कहें कि ये वकार साहब का मालूम करें कि ये कौन है, क्या बैकग्राउंड है इनकी और इनकी बीवी के पास ये फ़ोन कहाँ से आया है। क्या उन्होंने मार्केट से ये फ़ोन खरीदा है या किसी ने पर्सनली इन्हें बेचा है। ठीक है, हम पता लगाते हैं। जैसे ही पता चल जाएगा आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। मालॉर्ड, सबसे पहली बात तो यह कि इस्तगासा अब तक कोई भी ठोस सबूत देने में नाकाम रही है जिससे बात साबित हो जाए कि मेरी क्लाइंट साइमा साहिबा ने सिकंदर साहब को पॉइजन देके कत्ल किया है। सोने पे सुहागा ये कि अभी पिछले दिनों जो अस्मा साहिबा लापता हो गई हैं, उनकी गुमशुदगी का इल्जाम भी इस्तगासा ने मेरी क्लाइंट पे लगा दिया। पुलिस ने मेरी क्लाइंट के घर पे छापा मारा, उनके बाप और भाई को हिरासत किया। लेकिन मिलॉर्ड, जिस तरह स्लो पॉइजनिंग का इल्जाम झूठा था,
बिल्कुल उसी तरह किडनैपिंग का इल्जाम भी झूठा है, इसलिए अब तक कुछ साबित नहीं हो सका। मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरी क्लाइंट साइमा साहिबा को जल्द से जल्द बाइज्जत बरी किया जाए। थैंक यू मैडम। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने किसी जाती परखाश की बिना पर तो मुल्जिमा को इस केस में नामजद नहीं किया। जितने भी अवेलेबल शवाहिद थे वो सब इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि मुल्जिमा का इस केस से कोई ताल्लुक ज़रूर है। सर, जब बाद में आसमा साहिबा लापता हो गई तो तब भी शवाहिद इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि इसमें साइमा साहिबा और उनके भाई का हाथ है। लेकिन सर, जब हमें इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले तो साइमा साहिबा की फैमिली के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी गई। सर, अभी कुछ रोज पहले जब अस्मा साहिबा रोटरी क्लब की एक मीटिंग अटेंड करने के लिए घर से निकली तो एक सुनसान इलाके से उनकी गाड़ी तो मिल गई, लेकिन वो पुरसरार तरीके से लापता हो गई। सर, गाड़ी से हमें दो शवाहिद मिले। एक तो अस्मा साहिबा का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है और इसी ब्लड ग्रुप के धब्बे हमें गाड़ी से मिले, और दूसरा अस्मा साहिबा की फ़ोन की सिम गाड़ी से बरामद हुई। योर ऑनर, इससे हमने अंदाज़ा लगाया कि अस्मा साहिबा का फ़ोन लाजमन अगवाकारों के पास है और उनके ज़ेरे इस्तेमाल होगा। सर, हमने उस सिम के सर्विस प्रोवाइडर से उस सेल फ़ोन का IEMI नंबर ट्रेस करवाया और फिर पुलिस के ज़रिए तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स को वो IEMI नंबर दे दिया कि ये फ़ोन जब भी ऑन हो, जहाँ से भी ट्रेस हो, हमें इतला दी जाए। आखिरकार हमें एक सर्विस प्रोवाइडर से ये इतला मिली कि अस्मा साहिबा का फ़ोन ट्रेस हो गया है और ये फ़ोन लाहौर के इलाके में किसी मिसेस वकार के ज़ेरे इस्तेमाल था। योर ऑनर, लाहौर की पुलिस मिस्टर वकार के घर गई और वहाँ से एक गिरफ्तारी अमल में आई। योर ऑनर, लाहौर के उस घर से गिरफ्तार होने वाली उस शख्सियत ने इस केस की तमाम गुत्थियाँ सुलझा दी। योर ऑनर, मैं उस गिरफ्तार शुदा शख्सियत को अदालत में पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त है। योर ऑनर, ये है मिसेस अस्मा सिकंदर उर्फ मिसेस वकार। बताइए अदालत को वो सब कुछ जो पुलिस के सामने आपने इकरार किया है। इंश्योरेंस के पैसों ने खुदगर्जी और लालच की पट्टी मेरी आंखों पे बांध दी थी। सिकंदर को तो कब से मैंने स्लो पॉइजनिंग करनी शुरू कर दी थी। उसकी हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी, लेकिन वो मर नहीं रहा था और मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था। मैं अपनी जिंदगी खुशी और ऐशो इशरत से गुजारना चाहती थी। उस दिन जब मैंने कहा कि मैं अपनी बहन की तरफ जा रही हूँ, मैं तो किसी होटल में चली गई थी क्योंकि मेरी तो कोई बहन ही नहीं थी। उस दिन जाने से पहले जूस में मैंने जहर ज्यादा मिलाकर दे दिया था सिकंदर को। उसकी इंश्योरेंस से काफी बड़ी रकम मुझे हासिल हुई थी, जिसे मैंने जुए में उड़ा दिया। रकम सारी खत्म हो गई थी और मेरे हाथ खाली रह चुके थे। फिर मेरे शातिर दिमाग ने एक और प्लान तैयार किया, माजिद को मारने का प्लान, उससे स्लो पॉइजन देने का प्लान, उसकी इंश्योरेंस की रकम हासिल करने का प्लान। सारा इल्जाम साइमा के ऊपर आ गया था। माजिद ने केस जो खुलवा दिया था और मैं जानती थी ये इन्वेस्टिगेशन करते करते मुझ तक पहुंच ही जाएंगे। फिर मैंने अपने अगवा होने का ड्रामा रचाया। मैं यहां से लाहौर चली गई थी। वकार मेरा इंतजार कर रहा था। हम दोनों ने शादी कर ली थी और बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। और जज साहब, आप जानते हैं गाड़ी में जो वो खून के धब्बे मिले थे वो कहां से आए थे? वो मैंने अपनी उंगली को नेल कटर से काट के गाड़ी पर धब्बे लगाए थे खून के। बस एक गलती कर दी थी जज साहब, सिर्फ एक गलती। मैंने अपनी मोबाइल की सिम निकालकर गाड़ी में फेंक दी थी और वही मोबाइल मैंने दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये पुलिस मुझे ढूंढते ढूंढते वहां तक आ पहुंची। और आज मैं
अपनी उस गलती की वजह से इस कटहरे में खड़ी हूँ। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। पेश किए गए शवाहिद की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमा साइमा का मकतूल सिकंदर के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है और न ही उनके बेटे माजिद सिकंदर को जहर देने से कोई ताल्लुक है। लिहाजा ये अदालत मुसम्मात साइमा को इस केस से बाइज्जत बरी करती है, जबकि मुल्जिमा अस्मा के इतराफ़ जुर्म के बाद यह अदालत उसके खिलाफ कत्ल की दफ़ा 302, इक़दाम कत्ल दफ़ा 324, जहर ख्वानी दफ़ा 337 जे, धोखाधड़ी और फ्रॉड दफ़ा 420 के तहत और मुजरिमाना साजिश की दिफात के तहत मुकदमे की चार्जशीट जमा कराने का हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।